समाधान के लिए कही गई बातें क्या वाकई समाधान की तरफ जा रही हैं? मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो असल में और जो कर रहे हैं इन दिनों वो उनकी सीधी चाल नहीं लग रही है, वो उनकी टेढ़ी चाल लग रही है। और इसीलिए सीज फायर के लिए कहां जाकर यह बात पूरे तौर पर फुल स्टॉप में जाएगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। सीज फायर की तरफ उठते कदम या होती बातें फ्लॉप लग रही हैं और अरब में सर्वनाश वाली स्थिति प्रीवेलेंट लग रही है, बल्कि यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में और विनाशक हो सकता है यह पूरा मामला। यह मैं क्यों कह रहा हूं और ट्रंप इस समय किसी मामले को सुलझाने के बजाय उलझाने वाले फिगर क्यों बनते जा रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर टिका हुआ है पूरे ग्लोब का भविष्य। पहले यह खबर देखिए जरा। इराक में अमेरिका की बमबारी का वीडियो आया सामने। अल अनबर प्रांत में ईरानी बेस पर हमला हुआ। इराक में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने A-10 एयरक्राफ्ट से स्ट्राइक किए। पहली बार पूरे युद्ध के दौरान इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई है जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इराक के भीतर ईरान के इंटरेस्ट जिनको समझा जाता है, इराक के अंदर जो बेसेस हैं और जिनको समझा जाता है कि यहां से ईरानी गतिविधियां संचालित होती हैं, वहां पर बमबारी की गई है। उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये अभी तक पूरे इतने दिनों में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक ये इस तरह की इकलौती तस्वीर है। ये इराक के भीतर अमेरिका की बमबारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई तो ईरान से चल रही है तो इराक के अंदर बमबारी क्यों हो रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, इन आवाजों को सुन लीजिए, फिर आगे लेकर चलता हूं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो देखिए। ईरान ने जारी किया हमले का वीडियो। ईरानी नेवी का क्रूज मिसाइल से हमला, यहां पर आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का यह वीडियो है। ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया है। ईरानी नेवी ने क्रूज मिसाइल से जब हमला किया उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो अब्राहम लिंकन को अटैक किया गया है। अब्राहम लिंकन ने कई जगहों पर ऐसा भी पता चला कि जाकर वहां से जो प्रोजेक्टाइल थे वो टकराए भी थे, उससे नुकसान भी पहुंचा है। ईरान का यह दावा था, अमेरिका इसको मना करता रहा, लेकिन ईरान ने अपने दावों के समर्थन में अब ये तस्वीरें जारी की हैं जो उसके मुताबिक क्रूज मिसाइल दागी गई है और ये ईरान की नेवी ने किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया इस मिसाइल के माध्यम से, ये ईरान का दावा है। हाइफा, इजराइल की धरती, और वहां हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। आप जानते हैं हाइफा, ये जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जहां जहां तक जा रहे हैं, ये बड़ी आसानी से जद में आने वाले हिस्सों में से एक है हाइफा, और इसीलिए इसको लगातार हिजबुल्लाह निशाना बनाता रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जिन जगहों पर लगातार गिरते रहे हैं उनमें से एक हाइफा भी है, और यहां हाइफा से आई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हाइफा पर गिर रहे हैं और यहां उसी क्रम में ताजा तस्वीरें जो आई हैं आपके सामने मैंने रखी। लगातार बजते एयर रेड सायरन्स और उसके बीच में यहां आते बरसते ये रॉकेट हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार लेबनान में होते हमले, हिजबुल्लाह के तमाम वो ठिकाने जो इजराइल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईयर मार्क किए हैं उन सबको नष्ट कर दिया है एक तरीके से इजराइल ने अपनी बमबारी से और उनके फाइटर जेट्स ने। लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह किस तरीके से हमला करने में कामयाब है ये भी आप देखिए। तो अभी तक इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, अगर आप देखें गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन वो भी मुकम्मल नहीं हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन उसको भी आप पूरा कर लिया गया, मिशन अकम्प्लिश्ड ये नहीं कह सकते हैं। तो क्या प्रॉक्सीज के खिलाफ अगर लड़ाई भी अंजाम तक नहीं पहुंच रही है तो ईरान के खिलाफ ये लड़ाई क्या अपने अंजाम तक पहुंचेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान का सऊदी अरब में हमला, अल खुदैर विद्युत संयंत्र के पास हमला हुआ है। ये हमले के बाद आसमान में धुआं दिखाई दिया है। यहां एक बार गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ईरान ने सऊदी अरब में हमला किया है। अल खुदैर विद्युत संयंत्र है ये पावर प्लांट है अल खुदैर में जहां पर ईरान ने हमला किया है। एक तरीके से एनर्जी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है। अभी तक यह समझा जा रहा था कि दोनों ही पार्टीज की तरफ से, पार्टीज तो खैर इसमें अगर आप सीधे सीधे देखें तो अमेरिका है, इजराइल वर्सेस या ईरान है, लेकिन अरब देश क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेसिस हैं इसलिए अरब देशों के ऊपर भी ईरान का गुस्सा उतर रहा है। समझा यह जा रहा था कि दोनों ही तरफ यह समझ बन रही है कम से कम कि एक दूसरे के ऊर्जा वाले ठिकानों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान कम से कम यह साबित कर रहा है कि अगर कहर बरपेगा तो फिर उसमें यह फर्क नहीं होगा कि यह कौन सी जगह है।
वहां बेसिस को भी निशाना बनाया जाएगा और उस जगह पर इकोनॉमी की जो चलाने वाली जगहें हैं उसको भी निशाना बनाया जाएगा। यहां पर हमले के बाद आसमान में दूर से, ये बहुत दूर से कैप्चर की गई तस्वीरें हैं, इसलिए ये आपको बेशक छोटा दिखाई दे रहा है दायरे के भीतर, लाल दायरे के भीतर ये धुएं का गुबार, लेकिन है अपने आप में बहुत बड़े इलाके को चपेट में लेने वाला हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। लेबनान में दाहिए में आईडीएफ की स्ट्राइक दिखाई दी है। अब एक बार फिर से मैं आपको लेबनान लेकर आया हूं। लेबनान अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये इजराइल के उत्तर की तरफ ये देश जहां पर हिजबुल्लाह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है, और यहां पर आईडीएफ की स्ट्राइक आपको मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर जमींदोज किया गया है। यहां अल अमाना कंपनी के फ्यूल स्टेशन पर भी हमला हुआ है। यहां अल अमाना हिजबुल्लाह की कंपनी मानी जाती है। अल अमाना का जो फ्यूल स्टेशन है उसको भी उड़ाया गया है, और हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने को यहां नेस्तो नाबूद कर दिया गया। एक बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि अगर इतने सारे हमले होने के बाद भी लेबनान में अब तक हिजबुल्लाह के ठिकाने बचे हुए हैं, तो क्या पूरे लेबनान में एक तरीके से हिजबुल्लाह ने अपनी पैठ बना ली? क्या पूरे लेबनान में वो जगह जगह फैले हुए हैं? क्यों ऐसा है कि इतने दिनों के हमले के बाद भी लेबनान में हिजबुल्लाह की इतिश्री नहीं हो रही है? अगली खबर की तरफ आइए। इजराइल का कराज शहर में बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद कराज शहर में जोरदार विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट, इसकी आवाजें भी मैं आपको सुनाऊंगा। विस्फोट के बाद कराज शहर में आग लग गई है। यहां देखिए जरा, कराज शहर में इजराइल का यह हमला और उसके बाद बड़े इलाके में आग। ये देखिए जरा, अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत रिपोर्ट की जा रही है, और ये वो है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। सच्चाई क्या हो सकती है? हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट शुभदा चौधरी आपको बताएंगे सच्चाई क्या हो सकती है। ईरान के हमलों में 290 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत बहुत गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है। मिडिल ईस्ट में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी। इधर आप देख रहे हैं 26 दिन इस युद्ध को हो गए, और उसमें कहा जा रहा है कि 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 10 गंभीर रूप से जख्मी हैं। क्या यह बात हलक के नीचे जाती है? बातचीत की आड़ में अमेरिका का बड़ा प्लान कहा जा रहा है चल रहा है। अगले 2-3 हफ्ते की जंग की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। कहा जा रहा है खुद को एक तरीके से फिर से बटोरने के लिए, अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करने के लिए और अपने रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए यह सब किया जा रहा है, और इसीलिए यह टाइम बाय किया गया है अमेरिका की तरफ से। बातचीत के बीच दबाव बनाने की रणनीति भी अपनाई जाएगी, यह भी कहा जा रहा है। दबाव के लिए सैन्य तैनाती बढ़ाने का सहारा लिया जा रहा है, रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं। तो एक तरफ जहां अपनी ताकत को फिर से जुटाया जाएगा, बटोरा जाएगा, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अल्टीमेटम्स दिए ही जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की बातों के लिए जाने जाते हैं, वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कुछ उस बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता। वही डोनाल्ड ट्रंप अब भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका इरादा क्या है, दुनिया वही भांपने में लगी हुई है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की विध्वंसक जंग की तैयारी। 82वीं एयरबोर्न उनका जो डिवीजन है उसको मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी। 1500 सैनिकों में कमांडर और ग्राउंड फोर्स शामिल। अफगान इराक जैसे बड़े ऑपरेशंस में हो चुका है। 82वीं डिवीजन एयरबोर्न डिवीजन का इस्तेमाल एयर वॉर के बीच ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प पर भी विचार कर रहा है अमेरिका। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, या अमेरिका भ्रम पैदा करने के लिए, ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपनी बातों को छोड़कर अमेरिका की तरफ से अगर सीज फायर के कुछ हिंट दिए जा रहे हैं तो उसको स्वीकार ले ईरान। क्या इस बात के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। कार्तिकेय काले सर, शुरुआत आपसे। देखिए, 82nd एयरबोर्न जो है एक स्पेशलिस्ट डिवीजन है। बेसिकली उनकी जो एयरबोर्न डिवीजन है, ये पैरा से, दैट मीन्स पैराशूट से कूदते हैं, एंड ये एक स्पेशलिस्ट डिवीजन है। और जबकि मरीन्स जो यूएसएस त्रिपोली के साथ आ रहे हैं, ये एक एक्सपीडिशनरी फोर्स है। और जो एक्सपीडिशनरी फोर्स है वो V-22 ऑस्प्रे यूज़ करती है अंदर किसी टारगेट पे घुसने के लिए। तो बेसिकली जो मंशा है वो एम्फीबियस ऑपरेशन है, इनिशियल ऑपरेशन, और साथ में एयरबोर्न ऑपरेशन भी हो सकता है। और इसके साथ 82nd एयरबोर्न जो है, एक्चुअली इसकी पूरी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर 1500 सैनिक ले जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। सैनिक इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड ये लैंड बेस्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली देखिए, अगर आप सामरिक दृष्टि से देखें तो सबसे पास जो है वो कुवैत पड़ता है, और कुवैत से जो है एयरबोर्न फोर्सेस और
खर्ग आइलैंड का डिस्टेंस अराउंड 225-220 किलोमीटर पड़ता है, तो उसको कवर करने में बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन सर अमेरिका दोनों तरह के थप्पड़ों का इस्तेमाल करता है युद्ध में। मारने वाले थप्पड़ भी होते हैं, दिखाने वाले थप्पड़ भी होते हैं। ये वाला थप्पड़ कौन सा वाला थप्पड़ है? खास तौर से क्योंकि बातचीत के इशारे भी दिए जा रहे हैं, सीज फायर की बात भी की जा रही है, और मेरे को हैरानी तो ये होती है कि पाकिस्तान को उसमें जरिया बनाया जा रहा है। खैर वो दूसरा विषय है, उस पर आएंगे हम। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, यहां ये मारने वाला थप्पड़ है, दिखाने वाला 82nd एयरबोर्न डिवीजन, आपको क्या लगता है दीपक वोरा सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत मजा आता है। एयर कॉमोडोर साहब हैं, आपके विशेषज्ञ हैं, मैडम है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आप लोगों की बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है, आपसे सीखूंगा सर। नहीं सर, ये जो आप कह रहे हैं इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आपको याद है जब ये जंग शुरू हुआ था फरवरी के आखिर में, तो ओमान के बेचारा जो बड़ा अच्छा फॉरेन मिनिस्टर मैं मिला हुआ, वो कह आधे घंटे में समझौता हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, और फिर ठोकना शुरू कर दिया। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। हम भी करते थे, महाभारत में भी किया हुआ है कि दूसरे को आप ऑफ ट्रैक कर दो, भाई बैठ जाए, अभी कुछ नहीं होने वाला, हम बातचीत करेंगे। जिहादिस्तान, क्या नाम है उस देश का? पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। तो वहां पे हम बातचीत करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। कोई बातचीत नहीं होने वाली, मेरी बात मान लीजिएगा। पीटर वो जो है ना हेग्सेथ, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम जीत गए हैं, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और ट्रम्प भी यही कहेगा। 3 दिन के अंदर ये सब चले जाएंगे। हमने जो करना था कर लिया है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म कर दी है, मिसाइल फैसिलिटी खत्म कर दी है, और उनका जो प्रोग्राम था इजराइल के अगेंस्ट वो भी हमने खत्म कर दिया। रेजिम चेंज नहीं, रेजिम मैनेजमेंट अब हम करेंगे। हम घर जा रहे हैं, बाकी खाड़ी के देश आप संभालिए। फाइनली साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 1 हफ्ते के अंदर चीन 1 लड़ाकू विमान बनाता है, रूस 2 हफ्ते में 1 बनाता है, अमेरिका हर रोज 1 बनाता है। उसको कोई कमी नहीं है। उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर वो सारी ये जो खाड़ी के मोनार्कीज हैं उनको अपने हथियार बेचेगा। दैट इज द बॉटम लाइन फॉर अमेरिका। लेकिन इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ बड़ा पहलू भी है सर। जितना बड़ा पहलवान उसको उतना बड़ा रिस्क रहता है सर। एक थप्पड़ भी लग जाता है, पूरी दुनिया में बड़ी किरकिरी होती है। ये भी एक उससे जुड़ा हुआ दूसरा सच होता है। हर दिन एक फाइटर जेट बना लेने की कुव्वत अपनी जगह, लेकिन इधर ईरान ये कह रहा है कि अब इसमें अमेरिका पूरी तरह हार चुका है। इसको कहीं युद्ध विराम वाली डिस्गाइज देने की कोशिश उनकी तरफ से ना हो। ईरान ने अपनी तरफ से यह स्थापित करने की कोशिश की है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति से उसने क्या डटकर लड़ाई लड़ी है, और यह उसकी जीत है, बजाय इसके कि अमेरिका का अपर हैंड माना जाए। हार को डील का नाम ना दे अमेरिका, यह बात कही गई है ईरान की तरफ से। IRGC की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। ईरान ने कहा है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। अब अमेरिका अगर यह चाह रहा है कि कुछ चीजें पहले जैसी हो जाएं, तो वो होने वाला नहीं है। रिजीम चेंज सोचने वाले को मिटा देगा ईरान, यह बात कही गई है IRGC की तरफ से। अमेरिका के खोखले वादों का दौर खत्म हो चुका, IRGC ने यह भी कहा। और यहां पर ये जो कहा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, यह बात कही गई। कहा यह भी गया कि अमेरिका के खोखले वादों और दावों में कुछ नहीं रखा गया, यह भी कहा गया। और रिजीम चेंज जिनका सपना है उनको मिटा देंगे। IRGC ये तब कह रहा है जब जंग के 26 दिन बीत चुके हैं और यह समझा जा रहा है कि अमेरिका का दम फूलने लगा है। मैं इसको जरा आपसे समझना चाहता हूं। अभी तक जो बातें कही जा रही हैं उनमें तमाम तरह से स्टेक होल्डर्स, खासतौर से ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनकी तरफ से कही गई किन बातों में सब्सटेंस है और कौन सी बातें फ्लूक है, कौन सी यूं ही हवा में कही जा रही है? शुभदा चौधरी। देखिए, इसमें से तीनों स्टेक होल्डर्स की कही गई कोई भी बात में कोई भी सच्चाई होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉग ऑफ वॉर को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका 38 to 39 ट्रिलियन डॉलर्स के डेप्थ में है। अभी तक उनका 27 to 28 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुका है इस वॉर में। लेकिन ट्रंप के परिवार ने 9,300 करोड़ कमाए हैं। स्टीव विटकॉफ और उनकी क्रिप्टो डायनामिक्स और उनके बेटे अलेक्जेंडर किस तरीके से पैसे कमाते हैं पाकिस्तान और बाकी के नेगोशिएशंस में, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। जहां तक बात हुई, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज्यादा ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, ईरान ज्यादा पैसे कमा रहा है और वहां पे उसका नेशनलाइज करके रखा हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है, कल ही ट्रंप ने बोला और पीट हेग्सेथ ने बोला, जो इसको रीजनल वॉर बना के रखे हैं और बाइबल रीडिंग सेशंस पेंटागन में शुरू हो चुकी हैं, वो बोल रहे हैं ईरान बिल्कुल खत्म हो चुका है। ईरान JD-1 से बात करना चाहता है और किसी से नहीं। क्यों शुरू हो गई हैं बाइबल रीडिंग सेशंस?
ये पिछले 2 महीनों से शुरू कर दिया। इनफैक्ट पेंटागन को मना भी कर दिया गया था कि वो प्रेस के साथ नहीं बात कर सकेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर पेंटागन को सू भी किया था और उसके बाद उनके न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ये वर्डिक्ट में आया था। मतलब ये अमेरिका के वॉर मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में, जिसको युद्ध मंत्रालय कहते हैं, वहां अंदर बाइबल के पाठ होने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आर्मेगेडन की लड़ाई है और ये बिल्कुल आपका फेथ बेस्ड रीजनल रिलीजियस वॉर बनाने की कोशिश में पीट हेग्सेथ हैं। और यहां तक ये भी बात आ रही है कि आने वाले समय में शायद तो इस युद्ध में, फिर इस युद्ध में अगर ये आर्मेगेडन वाली बात हो रही है, तो इस युद्ध में पाकिस्तान को अपनी तरफ गिन रहा है अमेरिका। पाकिस्तान जो है वो 3 पर्टिकुलर कंट्रीज का वेसल स्टेट है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा चाइना एंड तीसरा है कोलिशन यूएई और सऊदी अरेबिया का, जो आपस में लड़ते रहते हैं। कमाल है। तो यहाँ पे रिलीजन अब मानते नहीं, क्योंकि आसिम मुनीर ने खुद बोला ना कि जो शिया ईरान से बहुत ज्यादा चाहते हैं, उनको मोहब्बत है, तो वो चले जाएं ईरान वापस। लेकिन आसिम मुनीर शिया की सुनिए, उनकी बीवी तो शिया हैं। तो मुद्दा यहाँ पे आता है कि आसिम मुनीर जो है वो जिस तरीके का रिलीजियस कार्ड यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान भले ही OIC का मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वो कैसे मीडिएशन कराएगा? और मीडिएशन कहाँ पे होगी और किस लेवल पर? मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि ये डार्विन वाला जो सिद्धांत है, इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, वो केवल जंतुओं में लागू नहीं होती कि जिराफ अगर बहुत दिनों तक ऊंची पत्तियां खाएगा तो उसकी गर्दन लंबी हो जाएगी। ये इवोल्यूशन की थ्योरी है आर्मेगेडन जैसी चीजों में भी लागू होती है, जहां इवोल्यूशन होते होते पाकिस्तान को अपने पाले में गिन लिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, इसको तो समझना पड़ेगा। आपके पास आऊंगा दीपक सर, तो समझाइएगा ये किस तरीके का एवोल्यूशन है। लेकिन उससे पहले ये आज जो बात हुई है ये सामान्य बात नहीं है। इराक की धरती पर अमेरिका के फाइटर जेट्स बॉम्ब गिरा रहे हैं। ये जो बात मैंने आपको शुरुआत में बताई, आशीष यहां पर बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है और इसके जरिए होने क्या वाला है। ईरान के कौन से ठिकाने इराक की धरती पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ग्रेजुअली इस तरह के और ठिकाने कुछ आने वाले दिनों में सरफेस हो? जरा यहां पर ये तस्वीर डालिए। ये ट्रंप की टेढ़ी चाल जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहां क्या क्या टेढ़ा है, वही तो दुनिया में किया जाने वाला डुएबल है, वही तो किया जाने वाला कार्य है, वही जो अमेरिका करे परम सत्य और परम कर्तव्य है जिसको किया जाना चाहिए। अगली खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने ट्रंप के साथ डील के किसी भी दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा ट्रंप ईरान से नहीं, खुद से कर रहे हैं बात। ट्रंप के दावों के बीच ईरान के मिसाइल हमले तेज हो गए हैं। और अब जरा यह भी समझ लीजिए कि ये जो प्रॉक्सीज हैं, अब देखिए कोई एक मुल्क है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसका कोई शिया मिलिशिया, कहीं पर कोई गुट है जो उसका साथ दे रहा है, एक वो प्रॉक्सी है, कहीं पर हूती उसके प्रॉक्सी है, कहीं हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी है, कहीं हमास उसका प्रॉक्सी है। क्या इनके सबके अटैक कोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं? ईरान ये कर रहा है। हिजबुल्लाह जब उधर से अटैक कर रहा है और ईरान इधर से अटैक कर रहा है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। कौन संभाल रहा होगा सिनर्जी? जब कहा जा रहा है ईरान के भीतर कमांड एक के बाद दूसरी खत्म की जा रही है, अब वो केवल मोज़ैक पैटर्न पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हिजबुल्लाह का और ईरान का अटैक कोऑर्डिनेटेड कैसे, इसमें सिनर्जी कैसे दिखाई दे रही है, ये आपके पास आएंगे तो समझेंगे आशीष। लेकिन उससे पहले यह खबर देख लीजिए, ट्रंप की टेढ़ी चाल। दुनिया में टांगे उनकी सही हैं, चाल टेढ़ी है, ये बात ध्यान रखिएगा। दुनिया में सर्वनाश काल उनकी चालों की वजह से आ सकता है। 15 शर्तों के साथ उन्होंने सीज फायर की बात की है, सीज फायर का प्रपोजल दिया है। ईरान के चारों तरफ पैराट्रूपर्स की तैनाती भी वो करते जा रहे हैं। तो एक तरफ आप सीज फायर का प्रस्ताव देंगे और दूसरी तरफ आप पैराट्रूपर्स की तैयारी भी करते जाएंगे, तो आपका मंशा क्या है? जाहिर है वो ईरान ठीक नहीं मानेगा, और ठीक नहीं मानेगा तो वैसे ही वो पहले कह रहा है कि वैसे हम आपके साथ किसी भी तरह की बात नहीं कर सकते, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मध्यस्थ किसको बना रहा है? वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को इस पूरी बातचीत में मध्यस्थ बनाया जा रहा है। ट्रंप की ये चाल क्यों टेढ़ी है, यहां पर ये 3 पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से ये बात बता सकते हैं। पाकिस्तान जिस पर दुनिया में कौन रिलाय करता होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं, उसको मध्यस्थ बनाया जा रहा है। हालांकि उसके पीछे हवाला यह दिया जाता है, कई जानकारी ये कहते हैं कि किसी समय अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव को कम करने के लिए ये 70 की बात की जाती है, पाकिस्तान ने भूमिका निभाई। फिर तालिबान और अमेरिका के बीच में चीजें ठीक करने की दिशा में भी पाकिस्तान ने भूमिका निभाई, यह भी कहा जाता है। और अब यह कहा जा रहा है यहां पर भी पाकिस्तान बड़ा कार आमद होगा। क्या ऐसा वाकई होगा? बहरहाल क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को यह भी हम समझेंगे। 15 शर्तों के साथ सीज फायर वाला प्रपोजल। ईरान की शर्तों को कौन सुनेगा, जिसमें वो कह रहा है पहले कॉम्पनसेशन दो, हम पर सभी तरह के सैंक्शंस हटाओ, और अगर ये मंजूर नहीं है तो फिर बात बनेगी क्या? तो फिर वो बात जो बनेगी नहीं उसको शुरुआत करके दिखाने केवल टाइम बाइंग है क्या, ये भी हम समझेंगे। लेकिन जरा यहां पर ये इस बात को जब आप देख रहे हैं, इससे संबंधित एक सवाल मैं लेकर जाना चाहता हूं। पहले आपसे समझूंगा कार्तिकेय काले सर, ये प्रपोजल दिए क्यों जा रहे हैं जिनको हम लोगों को देख के लग रहा है ये बात कैसे बनेगी?
डेफिनेटली ये टाइम बाइंग स्प्री है, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है। और एम्बेसडर दीपक वोरा सर ने तो बताया ही पहले भी कि अमेरिका जो करता है, जो कहता है, देखिए 2 बार ही पहले अमेरिका जो है ईरान को एक तरह से पीस टॉक्स में धोखा दे चुका है, तो इसलिए कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और इस समय सबको पता है कि यूएसएस त्रिपोली जो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स को ला रहा है वो लेट हो गया है। एंड किसी भी वॉर में आप जब कभी फोर्सेस को आगे भेजते हैं तो पीछे से रिजर्विस्ट जो हैं वो आने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो भी हो रहा है। और एट द सेम टाइम आपको पता है कि जैसे मिसाइल्स का हमला यूनाइटेड स्टेट्स की फ्लोटिला पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लोटिला इस समय ज़्यादा दूर है। ज़्यादा दूर होने का मतलब ये है कि जो सोल्जर्स फ्लोटिला पे हैं वो एक्चुअली इस लड़ाई में यूज़ नहीं हो सकते हैं, उनके केवल दूर से ही जो है मदद ली जाएगी लॉन्ग रेंज वेपन्स के सहारे। और जो अंदर के सोल्जर्स हैं, दैट मीन्स जो सोल्जर्स अब आ रहे हैं वो ही यूज़ होंगे। और जैसे मैंने बोला कि अगर खर्ग आइलैंड उनका टारगेट है, जो कि एक्चुअली लगता है, और कोस्टल पाउंडिंग उन्होंने कोस्ट पे इसलिए पाउंड करा है क्योंकि देखिए जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में जो 14 आइलैंड्स हैं उसमें से कम 3 आइलैंड ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छी रीइंफोर्समेंट है ईरान की, और वो उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंदर घुसना रोक सकता है त्रिपोली का। तो त्रिपोली में प्रॉब्लम, त्रिपोली की अच्छी बात यह है कि त्रिपोली को समुद्र के रास्ते आगे नहीं जाना है, उसके पास इतने हवाई जहाज हैं कि वो अपनी एक्सपीडिशनरी फोर्स को हवा से भेज सकता है। ओके, अब यहां पर देखिए ईरान से अमेरिका की बातचीत जारी है, ये अमेरिका का दावा है। उधर ईरान क्या कह रहा है कि ये खुद से खुद बात कर ले रहे हैं और कह रहे हैं ईरान से बात हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत का दावा किया है, जेडी वांस और विटकॉफ बातचीत में शामिल हैं, ट्रंप का ये भी कहना है। तो अगर ऐसा हो नहीं रहा है तो ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है शुभदा जी? जो जहां तक बात रहती है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, अभी ट्रंप ने यह भी बोला था कल कि उसको ईरान की तरफ से बहुत महंगा गिफ्ट मिला है, जिसके बारे में वो बता नहीं सकता है, लेकिन बहुत महंगा गिफ्ट मिला है। और मुझे ये लगता है कि रिवर्स साइकोलॉजी कहीं वो ईरान को बोल रहे हैं कि मुझे गिफ्ट दो। अब जहां तक बात रही कि पहली बात है जो पीएमएफ है इराक में, वो 63 शिया ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेट विद इन अ स्टेट इराक में है। दूसरा हिजबुल्ला भी स्टेट विद इन अ स्टेट है, और आज के दिन मैरोनाइट क्रिश्चियंस हिजबुल्ला का साथ दे रहे हैं जो पहले क्रिटिकल थे उसके लेबनान में, क्योंकि इजराइल इस तरीके से इलीगल इन्वेजन लेबनान में और सीरिया में कर रहा है। तीसरा मुद्दा यह है कि ट्रंप अगर इतना ही चाहते हैं वॉर हो तो वो अपने बेटे बैरन ट्रंप को ड्राफ्ट क्यों नहीं करते? इजराइल से कितने बूट्स ऑन द ग्राउंड होने वाले हैं ईरान में? और जहां तक बात रही कि अगर आईडीएफ ने बोला है कि 4 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है आईडीएफ रिजर्व से, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही मुझे इजरायली एक्टिविस्ट से बात हुई है जिन्होंने ये बोला है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट अगर इजराइल ने बंद किया है तो वहां इलीगली अमेरिकन प्लेन्स अभी भी पार्क्ड हैं, और इसके बारे में बात करना बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। तो जहां तक बात है, ये जो चीजें हो रही हैं उसको मीडिया को बताया नहीं जा रहा है, और जो चीजें नहीं होने वाली हैं जिस पे पॉली मार्केट का बेटिंग लगता है, जिससे पैसा कमाया जाता है, वो सारी चीजें मीडिया में पैरानोया क्रिएट किसी को बड़ा अच्छा नाम दिया अभी एम्बेसडर दीपक वोरा ने, स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी की हम बात सुनते हैं। अब आप सुन लीजिए स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन, धोखा देना, रणनीति के तहत धोखा देना। अब जरा यह भी देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा भी देख लीजिए, ईरान में अमेरिका को मिली जबरदस्त सफलता। ट्रंप ने कहा ईरान की नेवी और एयरफोर्स तबाह, ट्रंप ने कहा ईरान समझौता करने के लिए बेताब, ट्रंप ने कहा। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर से किसी ने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, जो पाकिस्तान कर रहा था, ट्रंप ने इसको बड़े अच्छे से सीखा है। एम्बेसडर वोरा, कैसे अपनी पिटाई होने पर नाच के दिखाना है, भांगड़ा करके दिखाना है कि बड़ा मजा आ गया, चाहिए ही यही था कि कोई पीटे, क्योंकि शरीर बहुत दिनों से दुख रहा था, पिटाई से ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की मालिश हो गई हो। यह दिखाना इस समय, ये ट्रंप इतना ओवर द बोर्ड क्यों दिखाने की कोशिश में? आप तो ट्रंप को मुझसे बेहतर जानते हैं, मैडम भी उनको जानती हैं। ये अभी उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, ट्रंप किसकी परवाह करता है। मैं आपको कुछ कोट करना चाहता हूं सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, विच मेरे दिमाग में वो बात फंसी हुई थी। किसी ने उनसे पूछा था कि तुम सॉवरेंटी या इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या सोचते हो, और इसने जवाब दिया कि माई ओन मोरालिटी, मेरा अपना मन, वही एक चीज है जो मुझे रोक सकता है। जो मैं फैसला करूंगा मैं वो करूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन छोले खाने जाए, मुझे कोई इनसे लेना देना। अब इस आदमी की जिसकी ये नियत हो वो रुकेगा नहीं साहब। और ये सही है कि जो मुझे भी लगता है, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि ईरान इतनी देर तक भिड़ जाएगा, लगा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सर मैं तो ईरान, आप देखिए उधर हमास को देख लीजिए, उधर हिजबुल्ला को देख लीजिए, ये प्रॉक्सीज सर।
बता दूं कि एक टाइम था, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम 7 फ्रंट्स पे एक टाइम लड़ रहे हैं। जब हमास के साथ हुआ था, हमास से लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, हूती से लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहे हैं, सीरिया से लड़ रहे हैं, इराक से लड़ रहे हैं, लेबनान से लड़ रहे हैं। अब वो फ्रंट्स कम हो गए हैं। हूती का आपने देखा है, मुंह तक नहीं खोला है, क्योंकि दिसंबर में बहुत मार पड़ी थी उनको सर। उनके बहुत से लीडर्स खत्म हो गए थे, उनकी मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी खत्म हो गई थी। और फिर राजों का राजा रुपया चुप करके बैठे हैं, रेड सी में कुछ नहीं करे, आपने नोटिस किया होगा। दूसरी तरफ से जो जिहादिस्तान है, वहां पे देखा होगा, लेट मी कंप्लीट सर, कि आजकल कुछ नहीं आप पढ़ रहे कि टीटीपी क्या कर रहा है और बलोच लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है, वो सब दबा दिया, वो भी बहुत ठोक रहे हैं। और अगर जिहादिस्तान में कोई मीटिंग हुई, नहीं होगी, अगर हुई तो फिर आप पढ़ेंगे कि ये लोग क्या कर सकते हैं। सो मेरा मानना है कि दिस इज अ नॉन स्टार्टर। एंड फाइनली ट्रम्प साहब को विक्ट्री चाहिए। अमेरिका के लोग वांट विक्ट्री, हार नहीं मानते हैं वो कभी। सो लेट्स विन, घर जाओ, बाकी आपकी समस्या आप संभालिएगा। अब ट्रम्प से आप पंगा लेना चाहते तो लीजिए, वेलकम, ही इज रेडी टू टेक पंगा विद द होल वर्ल्ड, वो तो ले ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की 15 शर्तें जो हैं, अमेरिका की 15 शर्तें क्या हैं? 15 शर्तों के साथ 30 दिन सीज फायर का जो ऑफर दिया जा रहा है, ये तो कमाल ही है। ये 30 दिन का सीज फायर, 15 शर्तें मान लो। ये इस तरह के नेगोशिएशंस आपने साप्ताहिक बाजारों में सुने होंगे, 100 का 25, 100 का 25 वाला आपने जो आवाजें सुनी होंगी साप्ताहिक बाजारों में। अब जरा यहां भी देख लीजिए। और पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया। पाकिस्तान या तुर्की में बातचीत का प्रस्ताव, पाकिस्तान को अमेरिका ने मध्यस्थ बनाया। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ा खुलासा है। रॉयटर्स इस बारे में दावा कर रहा है, पाकिस्तान या तुर्की में बातचीत का प्रस्ताव, कि यहां पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान इतना भरोसेमंद डोनाल्ड ट्रंप का, और तुर्की है खैर, लेकिन पाकिस्तान को लेकर तो खास तौर से हम ये समझना चाहते हैं कि ये है क्यों। लेकिन उससे पहले ये जरा आप देख लीजिए, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। अब जरा लेकिन मैं आगे पढ़ूं उससे पहले आशीष अभी ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया है। ये कहां पर अटैक हुआ है और क्या है ये खबर? बहुत जल्दी से आशीष ये बताइए, क्या है खबर? देखिए, जो हमने बताया था दर्शकों को कि लगभग 30-35 मिनट पहले जो वार्निंग्स इशू की गई थी, ईरान और हिजबुल्लाह दोनों कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक कर रहे हैं। उसमें से 1 या 2 मिसाइलें इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आकर लगी हैं, और ये केवल कुछ मिनटों पहले हुआ है। एक्सक्यूज मी, जो दिमोना एरिया है इजराइल का, वहां पर रोटिम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और एग्जैक्टली वहीं पर आके एक ईरानी मिसाइल लगी है। कितना डैमेज हुआ है, क्या कुछ इसका इंपैक्ट हो सकता है, ये अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक टारगेट, तो ये रही वो फुटेज, मेगा अचीवमेंट। इस फुटेज को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं इतनी जल्दी। अब मैं टेलीविजन पर अपलोड कराने के बजाय मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये है, और ये दोबारा मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूं। ये जरा देखिए, ये है फुटेज जहां पर न्यूक्लियर प्लांट अटैक हुआ है, ऐसी खबर आ रही है। अब ये क्या इससे इस फुटेज से ये तय हो रहा है आशीष की वाकई उसी जगह पर, या ये दावा भी हो सकता है? जी नहीं, ये फुटेज इजराइल से ही आ रही हैं, और ये एग्जैक्टली 30 से 45 मिनट के बीच में, जब 30 से 45 मिनट पहले ये वार्निंग्स इशू की गई थी कि हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं। इस फुटेजेस को देख के, इस तरह के इमेजेस को देख के, जो कि अलग अलग तरीके से आ रही हैं, कुछ इमेजेस भी आ रही हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज तक आई है जो आपने कुछ सेकंड्स पहले प्ले की। इससे ये क्लियर हो रहा है इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, फुटेज से ये क्लियर हो रहा है। लेकिन क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी की कोर पर किसी तरह से इसका डैमेज हुआ है? नहीं, अब ये तो इजरायली ही खुद असेसमेंट करने के बाद डिमोना पर लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, डिमोना को निशाना बनाया जाना, शिमोन पेरेस, ये नेगेव में जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, इसको लगातार निशाना बनाया जाना, ये बताया जा रहा है, बता रहा है कि ईरान किस तरीके से ये सबसे सेंसिटिव जगह जो इजराइल के भीतर है उसको लगातार वल्नरेबल बना रहा है। अब अगली खबर देखिए, ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीदी का बयान, जंग रोकने के लिए हमारी शर्तें माननी होंगी, सभी देश इस समस्या का हल निकालें, हकीमी ने कहा। TV9 के सत्ता सम्मेलन में बोले इजरायली राजदूत, 25 साल ईरान से डायरेक्ट संघर्ष टाला। इधर से यह बात कही गई कि 25 साल से हम इसको लगातार टालने की कोशिश कर रहे हैं, 25 साल ईरान से डायरेक्ट संघर्ष टाला। रुबेन आजार ने कहा हमारे पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। रुबेन ने कहा Actually, Iran wants to stop this war immediately, but by some conditions. We want to stop it. We know that there are a lot of innocent people
are suffering due to this war. And the economic is affected by this war. The world economic is affected by this war. We have to stop it. But what I say is that instead to call the other countries to come together and fight against Iran, no, please call other countries to come and solve these problems. They have to know who started against us. We tried for 25 years to avoid a direct confrontation with Iran, trying everything that we have, diplomacy, sanctions, whatever, trying to disrupt their plan. And we used this time, these 25 years, to build our economy. Our economy back in the year 2000 was about $10,000. Now it's $65,000 per capita, okay? So we used our time. We tried to postpone this war, but we didn't have any choice at this moment because the Iranians were going to go immune and they continue with their plan. और टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में बोले अब्दुल मजीदी, जंग की शुरुआत इजराइल ने की, खत्म वही करे। ईरान अपने लिए लड़ रहा है, उसे न्याय चाहिए। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में इजरायली राजदूत ने क्या कहा? इजराइल लक्ष्य हासिल करके ही रुकेगा। रुवेन अजार ने कहा, पहला रिजीम चेंज और दूसरा न्यूक्लियर प्लांट खत्म करना। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? Because they used to attack other country. They used to initiate war against other countries. And the history shows us how they were dealing with other countries. We heard something very positive from President Trump yesterday. And then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two because we agree on the aims of this operation, and that is to remove two existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are strategic threats, and we are concentrated in removing these two threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now, this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. और टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में ईरान और इजराइल के प्रतिनिधि ने कहा कि वो आक्रामकता दिखा रहे हैं, आक्रामकता छोड़ें तभी हल निकलेगा, ईरान ने कहा। वहीं इजरायली राजदूत ने कहा, यूरोपियन देश ताकत से होर्मुज खुलवा लेंगे। Not repeat it, and they will not do aggression against any other country. But till now, when they call for the support and coming to open Strait of Hormuz by force, they feel that they can get power, they can get support from some other countries, they will target other country. But I think we have to come to this level that they should not continue aggression against any other country. This mentality should come to the world and they will stop everything, and we are looking for ceasefire. First of all, the international community has been very clear in condemning this counterattack of the Iranians that has attacked with no reason whatsoever civilian targets in the Gulf, and they are trying to extort the world
through the strangling of the Hormuz Straits. That's not legitimate. I think that finally European and other countries are coming through in a consensus to adopt another UN Security Council resolution that will actually adopt a Chapter 7 clause that will give not only the Americans but others the right to forcefully open the straits. तो ट्रंप की टेढ़ी चाल के बीच में, उनके अजीबो-गरीब बयानों के बीच में एक्चुअलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और दोनों पक्ष सोच क्या रहे हैं, ये टीवी 9 भारतवर्ष के मंच पर सत्ता सम्मेलन में दोनों ही पक्षों की तरफ से सामने रख दिया गया। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी मेहमानों का।